जय हिंद। आज हम बात करेंगे अक्रिय गैसों के बारे में, यानी नोबल गैसें क्या होती है, इनर्ट गैसें क्या होती हैं। इसके विषय में आज आज सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है। देखिए, ये आपको मैं बता देता हूं। तो ये कक्षा 12 जो केमिस्ट्री है, इस टाइम का जो सिलेबस चल रहा है, यानी 2020 21-22 का जो सिलेबस है, उसमें पूरे अच्छे से दिया गया है ये चीज़ें। और अक्रिय गैसें क्या होती हैं, इसकी पूरी डिटेल में आपको एक ही वीडियो में, एक ही शॉर्ट वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे आप सभी के पास। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है और ये नोबल गैसों की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी हमारे पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए। तो जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय जो था ये अक्रिय गैसों का दौर नहीं था, अक्रिय गैसों के बारे में जानकारी नहीं थी कि अक्रिय गैसें क्या होती हैं और ये किस तरह का इनका व्यवहार क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, क्या ये किसी से क्रिया करती है या नहीं करती हैं। तो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब आगे चल के जब मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल जब पारित हुआ, यानी आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल चला, तो वहां पे एक अंतिम ग्रुप यानी पी ब्लॉक का अंतिम ग्रुप जो आपको बताया गया, यानी 18वां ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप, उसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और साथ में इसमें जीरो ग्रुप भी जानते हैं, क्योंकि ये गैसें जो होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये जो गैसें होती हैं ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ये बिल्कुल नोबल गैसें जानते हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक का नियम होता है, इनके बाहरी कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से फुलफिल होते हैं, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते हैं। कई सारे रीजन है जिसकी वजह से ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और ये 6 गैसें होती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेनान। ठीक है। तो इसके विषय में हम जानते हैं आखिर ये हैं क्या गैसें। तो पहले हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है। तो ये जो है वर्ग 18 में रखे गए हैं, जिसमें आपका वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्वों में रखे गए हैं, जिनका नाम है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और नियान, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, क्रिप्टॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, और जेनान, जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है, और रेनान, रेडान, जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो आप ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हर किसी में 8, 18, 18, 32 आप जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसका परमाणु क्रमांक आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं हर वीडियो में आप सभी को बताता हूं। और ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 8 आप जोड़िए तो 10 हो गया, 10 में फिर आप 8 जोड़िए तो 18 हो गया, फिर आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 हो गया, फिर आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो 36 और 18 54 हो गया, और फिर इसमें 32 जोड़ देंगे तो आपका 86 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, और ये किस तरह से है, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ हीलियम को छोड़ के बाकी सभी में जो है उसका NH2 और NP6 पाया जाता है। N का एक नंबर होता है जो उसके ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके जो इसका ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम 1s2 से दर्शाते हैं। बाकी जो होते हैं उसमें 8, उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 एंड 2p6 पाया जाता है, यानी p कोष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा जो सेल होता है वो फुलफिल होता है। इनकी जो एक तरह से आयरन ऊर्जा की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनका जो परमाणु त्रिज्या होती है एक नॉर्मली वे में होता है, और ये पूरा हर एक कंडीशन में फुलफिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। वैसे किताब में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आज के सिलेबस की हम बात करें तो जो सिलेबस में दिया गया है, जिन चीज़ों का हमें पढ़ना है वही चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो खोज या इतिहास के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। खोज या इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी क्या कहता है। तो इसमें देखो, अक्रिय गैसों की खोज जो जिसने किया था वो लॉर्ड रैले तथा विलियम रैमजे के कुछ सहयोगियों ने मिलकर इन गैसों का खोज किया था। मतलब अगर आप बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों के सहयोगी मिलकर इन गैसों की खोज किया था, जिसमें सब प्रथम है लॉर्ड रैले और विलियम रैमजे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने अक्रिय गैसों की खोज किया था। अब हम बात करते हैं आर्गन की खोज। आर्गन की खोज सर्वप्रथम हुई थी, जो आर्गन गैस है उसकी खोज सर्वप्रथम किया गया था। तो आर्गन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हेनरी कैवेंडिश ने एक
बंद पात्र में। ये कब किया था? 1785 में हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बंद पात्र में जलवाष्प की मतलब उसमें जलवाष्प नहीं था, उसमें जब उसने विद्युत चिंगारी उत्पन्न किया तो उसमें देखा कि एक प्रक्रम के थ्रू उसमें कुछ लाइटें उत्पन्न हो रही हैं, कुछ विकिरण उत्पन्न हो रहा है। उस विकिरण को जब उसने चेक किया तो पता चला कि एक एक तरह की गैस है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? आर्गन दिया। और आर्गन आपको पता है कि इसका जब उपयोग आपको मैं बताऊंगा, तो आर्गन जो है जितने भी बल्ब होते हैं, 100 वाट का जो बल्ब होता है उसमें आर्गन फुलफिल उसके फिलामेंट के साथ आर्गन गैस भरी जाती है, ताकि उसका लोग यूज कर सके। वैसे तो अभी देखिए जो बल्ब होता है यानी फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है उसका जनरेशन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो है एलईडी बल्ब उसका स्थान लेते जा रहा है, क्योंकि उस तरह का जो बल्ब है सस्ता तो मिलता है लेकिन उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसी वजह से इस बल्ब की जो है एक तरह से कहीं ना कहीं वो उसका क्रेज जो है लोगों में कम होता जा रहा है। तो इस तरह से आर्गन की खोज की गई। अब हम बात करते हैं हीलियम की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ हीलियम किस तरह से किया गया। देखिए हीलियम की खोज बहुत ही आसक्त तरीके से किया गया था, क्योंकि जब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉनसन, उन्होंने देखा कि जो सूर्य होता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जब सूर्य ग्रहण पूरी तरह से छा जाता है तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ एक सर्कल पाया जाता है, पीले कलर का एक छल्ला मिलता है। उस छल्ले को जब उन्होंने संशोधित किया, उसको विकिरणों को जब उसने परीक्षण किया तो पाया कि उसमें एक तरह का विकिरण मिलता है जिसको उन्होंने नाम दिया D3 का नाम दिया। उस विकिरण पे जब संशोधन किया गया तो पाया गया कि वह एक अक्रिय गैसों का एक छल्ला बना रहा है, एक विकिरण बन रहा है, वो एक वर्णक्रम बन रहा है। इस वर्ण को उन्होंने नाम दिया हीलियम गैस का नाम दिया, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के थ्रू ही हमें प्रकाश मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन के जो दो अणु होते हैं वो आपस में संलयन कहते हैं, यानी आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है इतने अरबों सालों से हमें क्या मिल रहा है? सूर्य से हमें रोशनी मिल रही है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, यही रीजन है। और वहां पे हीलियम उपस्थित था, उसके चारों तरफ जो छल्ला बनता था। अब जो प्रकीर्णन उत्पन्न हुआ था वहां पे आपने देखा उसी तरह से कई सारे गैसों का यहाँ पे संशोधन कर दिया गया। अब ये जो खोज हुई, जैसे आपने देखा कि हीलियम और आर्गन की खोज हो गई, अब हम बात करते हैं नियान, क्रिप्टॉन तथा जेनान जिनोन की खोज किस तरह से हुई, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए जब आर्गन जो है पात्र में एक विद्युत चिंगारी यानी प्रभाजी आसवन कर रहे थे तो उसमें कुछ वर्णक्रम उत्पन्न हुए। उस वर्णक्रम को जब उन्होंने परीक्षण किया तो उसमें पाया कि कुछ ऐसे वर्णक्रम थे जो कलर कलर के थ्रू आ रहे थे, क्योंकि वर्णक्रम का मतलब स्पेक्ट्रम होता है, और स्पेक्ट्रम का मतलब एक वर्णक्रम, एक क्रम वाइज जो है रंग दिखाता है, उस क्रम को हमें समझना होता है। तो आर्गन के उच्च दाब तथा कम ताप पर उसने देखा कि वर्णक्रम प्राप्त होता है, जो लाल रंग का वर्णक्रम था उसको उन्होंने नाम दिया नियान, नियान गैस का नाम दिया, तथा हरी तथा नीली रेखाओं को उन्होंने नाम दिया क्रिप्टॉन तथा जेनान। इस तरह से क्रिप्टॉन, जेनान तथा नियान की खोज कर दी गई। अब एक आवर्त सारणी में जो है 6 तत्वों को हमें रखना था, पूरी डिटेलिंग के साथ 6 तत्वों को हमें रखना था। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना हम इसे आवर्त सारणी में रखा जाए, इन गैसों को क्यों ना आवर्त सारणी में रखा जाए। तो आवर्त सारणी में रखने के लिए हमें एक लास्ट गैस की खोज करनी थी जिसका नाम था रेडान। तो हम पढ़ते हैं रेडान की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ रेडॉन, किस तरह से इसकी खोज किया गया। तो जो रेडॉन है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसमें रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ये कैसे बनती है, ये जो है रेडियम, जो रेडियम होता है उसका रेडियो एक्टिव विघटन करने के बाद ये बनता है। तो जब इसका विघटन किया गया, यानी रेडियम 88 का जब विघटन किया गया तो रेनान 86 और एक परमाणु आपका हीलियम बनता है। तो इस तरह से आपका रेडियम यानी रेडान जो गैस है उसका भी खोज कर दी गई। तो इस तरह से इसकी खोज किसने किया था? डॉर ने खोज किया था। डॉर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। वो किसके मदद से किया था? रेडियम की मदद से किया था, क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, क्योंकि इसका हम परीक्षण नहीं करते हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव होता है, तो ये काफी ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को। अब हम बात करते हैं अक्रिय गैसों का उपयोग। तो अक्रिय गैसों का उपयोग अगर देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे हीलियम गैस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हीलियम गैस का जो उपयोग होता है वो ज्यादातर जो आपके समुद्र के अंदर जो जाते हैं, जैसे समुद्र के अंदर जितने भी गोताखोर जाते हैं तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ आपका किसका मिश्रण भर दिया जाता है? हीलियम का मिश्रण भर दिया जाता है, ताकि उसके दबाव को कम कर सके। रीजन ये है कि अगर वहां पे हीलियम गैस नहीं भरी जाएगी
तो उसका दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे गोताखोर की मृत्यु हो सकती है। यही रीजन है कि वहां पे हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ भर देते हैं। और एक चीज और है, जैसे हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसके बाद आपका हीलियम जो है सबसे ज्यादा हल्की गैस होती है। और इन्हीं दोनों का मिश्रण जो है लगभग आपका 85% जो है आपका हीलियम, और 15% लगभग आपका हाइड्रोजन जो होता है वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। क्योंकि ये गैस अगर भारी रहेगी तो वायुयान को लैंडिंग या उसको उड़ने में मदद नहीं मिल सकती है। इसी वजह से उसमें हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण को भरा जाता है ताकि वो आसानी से वो उड़ सके। आप देखे होंगे गुब्बारे वगैरह भी भर दिए जाते हैं हीलियम से ताकि वो आसानी से उड़ सके। और एक चीज और है इसमें, अस्थमा के मरीज में भी, जैसे जो अस्थमा के मरीज होते हैं वहां पे भी इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। जो नीबल्स होते हैं जो पंप करता है, पंप में भी उसी तरह का मिश्रण कर दिया जाता है ताकि कोई अस्थमा का पेशेंट है उसका इलाज कर सके हम लोग आसानी से। तो हीलियम का उपयोग इस तरह से किया जाता है, आप आसान भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं। नियान, नियान की जो खोज की नियान का जो उपयोग होता है ये ज्यादातर जो है चिकित्सा इंडस्ट्री में किया जाता है, चिकित्सा से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर देखिए नियान आपका चिकित्सा के साथ साथ जो यातायात के विकिरण के थ्रू जो आप देखेंगे कहीं कहीं आपकी लाइटें जो लगाई जाती हैं, आप समझ लीजिए कि जैसे रेलवे जो रेलवे लाइट होती है उसको बनाने के लिए नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नियान जो होता है वो कोहरे को काट देता है, मतलब कोहरे को हटा देता है और बिल्कुल साफ लाइट दिखाई देती है, जिससे जो है जितने भी घटनाएं होने वाली होती है वो नहीं होती है। क्योंकि कोहरा अगर किसी लाइट को ब्लर कर देगा तो ड्राइवर देख नहीं पाएगा और घटना हो सकती है। इसलिए वहां पे नियान गैस का विकिरण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ब्लर वाली जो लाइट है वो दिखाई ना पड़े और बिल्कुल साफ लाइट दिखाई पड़े और आसानी से जो है आवागमन आपका सुरक्षित रह सके। आर्गन का उपयोग मैंने बता दिया। आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है, जो आपके फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है ज्यादातर मात्रा में, क्योंकि उसका एक वैक्यूम स्पेस वो बनाता है जिसकी वजह से लाइट उत्पन्न होती है। इसके बाद जेनान का भी प्रयोग जो है मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, रेडान का भी मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। रेडान जो होता है, आप जो कैंसर के मरीज होते हैं उसमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी की वजह से जो कैंसर जो थेरेपी की जाती है आसानी से हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान ये गैसें वास्तव में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर मान लीजिए ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं कोई बात नहीं, बट अगर आप इसकी नॉर्मली देखा जाए तो ये वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी गैसें हैं। अब हम बात कर देते हैं जिनॉन के यौगिक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिनॉन ही एक ऐसा, इसमें एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ फ्लोराइड से क्रिया करता है, फ्लोरीन से क्रिया करता है। अब फ्लोरीन से वो किस तरह का कंपाउंड बनाता है, वो 3 तरह के कंपाउंड बनाता है। पहला बनाएगा आपका जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड करके, ये 3 तरह का कंपाउंड बनाता है। वो कैसे बनाता है, देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखा है। जेनान प्लस फ्लोराइड, फ्लोराइड इसको आप 673 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप निकिल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका जेनान डाइफ्लोराइड बनाता है। इसी के साथ जब आपको जेनान को आप फ्लोरीन की कुछ मात्रा बढ़ा के 873 केल्विन पे जब इसको आप हीट करते हैं तो जेनान टेट्राफ्लोराइड बनाता है, यानी XeFO4 बना देता है। इसी के साथ आप अगर आप थोड़ा सा और इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं फ्लोरीन की तो जेनान आपका हेक्साफ्लोराइड बनाता है, यानी XeF6 बना देता है। इसी को हम बोलते हैं जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान जिनान हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं। तो ये 3 तरह का कंपाउंड ये बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके संकरण के बारे में। तो संकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है +2 संयुक्ता दर्शाता है जिनान, और इसका जो संकरण होता है sp3d होता है। sp3d ये सारे संकरण कैसे होते हैं, इनकी संरचना किस तरह की होती है आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद XeFe4 की जो है संयुक्ता होती है +4, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है और फ्लोरीन के ऊपर -1 है और 4 भाग यहाँ पे फ्लोरीन लिया गया है। तो XeFe4 यानी +4 की संयुक्ता ये दर्शाता है। XeFe6 जो होता है +6 दर्शाता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो -6 है और जो जिनान है वो +6 है। तो यहाँ पे संयुक्ता का भी कुछ असर दिखता है, यानी पहले वाले में आपका +2 दिखेगा, दूसरे में +4 दिखेगा, तीसरे में आपका +6 दिखेगा। और इसके संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाते हैं। पहले वाले में sp3d होगा, दूसरे में sp3d2 होगा, तीसरे में sp3d3 होगा। अब ये संक्रमण कैसे पाए जाते हैं, संरचना के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए संरचना का मतलब है, ये ऊपर वाला मैंने नॉर्मल स्टेट में लिख रखा है, नीचे वाला आपका एक्साइटेड स्टेट है।
क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से D3 में पहुंच जाता है, यानी D ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो संकरण होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो sp3d दिखाता है। और XeFe4 जो होता है वो नॉर्मल स्टेट में जो है सिर्फ p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रह पाता है, क्योंकि 5p में ही इलेक्ट्रॉन रह पाता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे आपका 5s है, और ये आपका 5p है, और ये आपका 5d है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन इसका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, जब आप इसको हीट कर देते हैं पूरा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आगे भाग जाता है, ठीक है। आगे भागने की वजह से जो संक्रमण दिखाता है ये sp3d2 दिखाने लगता है। तो इसलिए XeFe4 का जो संक्रमण होता है वो sp3d2 दिखाता है, और XeFe6 का जो संक्रमण होता है ये sp3d3 दिखाता है। ये ही रीजन मेन चीज दिखाता है। अब इसकी संरचना जो होती है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, ये त्रिकोणीय दिखाता है, मतलब त्रिसमतली दिखाता है। तो ये त्रिभुज की तरह इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, इसकी संरचना आपकी इस तरह से बनेगी, और यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे 4 फ्लोरीन है, तो x बीच में रहता है, बाकी चारों कोनों पे आप FF दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये चतुष्फल की संरचना आपकी इस तरह से बनाएगा। और यहाँ पे ये खटफल की संरचना दिखाएगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो 6 कोनों पे आपको विराजमान रहेगा, तो बीच में आपका x ही रहेगा, और यहाँ पे 6 कोने पे क्या रहेगा, 6 कोने पे आपका क्या रहेगा, F रहेगा। तो इस तरह से जो है इसका जिनान के जितने भी कंपाउंड है, यानी आप बात करें तो जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो यौगिक होते हैं, इस तरह से इनकी संरचना दिखाता है। इसमें जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 बचता है, इसमें 2 बचता है, इसमें 3 बचता है। तो 3 तरह से इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि इसका जो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फुलफिल होने चाहिए। तो जब ऊपर वाला आपका दो ही इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हैं, तो समझ सकते हैं कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी को दे गए, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 बचते हैं। उसी तरह चौथे वाले में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको बिजी हैं, मतलब 4 जो है इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। अब बचा कितना, 4, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कहीं ना कहीं किसी को देगा, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके बच जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हैं, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, लोन पेयर बचेगा। तो इसलिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस तरह का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका बचता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसें यानी नोबल गैसों के बारे में मैंने पूरा जो है आपको वीडियो आप सभी को दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।